नंदन नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू चाकी की दुकान चलाती थी। दोनों सीधे साधे गरीब थे, लेकिन दुर्गा जी की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोनों पति पत्नी एक साथ दुर्गा जी की पूजा करते थे और उन्हें लाल चुनरी और अच्छे स्वादिष्ट फलों का भोग लगाते थे। एक दिन बंटी मजदूरी के लिए जाता है तो कालू ठेकेदार उसे कहता है, सुना बंटी, कल से मेरे पास काम पर नहीं आना। मैंने जेसीबी खरीद लिया है। अब से मुझे तुम मजदूर की जरूरत नहीं रहेगी। कालू ये सुनकर उदास हो जाता है। इधर पीलू की दुकान में उसका दुकान का मालिक आता है। पीलू, मैं ये दुकान बेच रहा हूँ, अब इस दुकान को तुम खाली कर दो। और पीलू की दुकान भी उससे छीन जाती है। बंटी जी, ये हमारे घर में कैसी मुसीबत आ गई है। मेरी दुकान बंद हो गई और आपका काम चला गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पीलू, माँ दुर्गा पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं अपने भाई टिल्लू से कुछ रुपए मांग कर लाता हूँ। ठीक है जी, टिल्लू भैया हमारी मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। फिर बंटी टिल्लू के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। भैया, मैं आपको पैसे दे देता, लेकिन मेरे पास खुद ही पैसों की कमी है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं टिल्लू। बंटी को कोई उधार नहीं देता है और ना ही कोई काम दे रहा था। पीलू भी यहाँ वहाँ काम के लिए भटक रही थी, लेकिन उसको भी कोई काम नहीं मिल रहा था। माँ, हम दोनों पति पत्नी अचानक से बेरोजगार और गरीब हो गए हैं। दिन रात काम ढूंढते रहते हैं और इसी वजह से आपकी पूजा अच्छे से भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ। ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी? तभी वहाँ दुर्गा माँ प्रकट होती है। बेटी पीलू, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम डर मत, मैं तेरी दुखों को दूर करने आई हूँ। हे माँ, आप ही हमारी शक्ति है। आपकी भक्ति में हम लगे रहे और आपकी सेवा पूजा होती रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटी, मेरी आशीर्वाद है। मैं तुझे बांस के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। ये ऐसा बर्तन है जो कोई नहीं बना सकता। बेटी, तूने और बंटी ने सिर्फ मुझ पर आश्रित रहे हो, ये उसी की आशीर्वाद है। माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय जय हो। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू को बांस की बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दी पीलू, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। माता रानी की जय हो। फिर दोनों पति पत्नी जंगल जाकर अच्छे अच्छे बांस इकट्ठा करके लाते हैं और माता के आशीर्वाद से पीलू उनसे एक से बढ़कर एक बर्तन बना लेती है। बंटी देखता ही रह जाता है। इस बर्तन में माता रानी दुर्गा जी को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी बांस की बर्तन की दुकान खोलेंगे। पीलू बंटी दुर्गा जी को भोग लगाकर अपने घर के बाहर बर्तन बेचने लगते हैं। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब बांस के बर्तन बेच रही हो, कहाँ से लाई हो इन्हें? ये बर्तन मैं माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से मैं खुद बनाई हूँ। तुम खुद से बनाई हो? मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। माता रानी की जय हो। मुझे अब डिनर का सेट दे दो पीलू। पीलू के बांस के बर्तन तो फेमस होने लगते हैं। तभी सुंदरी आती है। पीलू, तुम्हारे बांस के बर्तनों के बारे में बहुत सुनी है। ये तो बहुत सुंदर है और सस्ते भी है। मुझे भी कुछ सेट पीस दिखाओ। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना और सेवा करते हैं और प्रसाद गरीबों में बांट देते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से बांस के बर्तन बनाने और बेचने का काम करते थे और फिर माता रानी की सेवा पूजा करते हुए दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक बढ़ई था और छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करता था। पीलू बांस से सजावटी सामान बनाती थी। उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती थी, तो सुंदरी पीलू को कहती है, पीलू, तुम बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाती हो, लेकिन इसे जब कमाई ही नहीं होगी तो क्या मतलब इस काम का? तो पीलू कहती है, सुंदरी बहन, कमाई कैसे होगी जब मैं अकेले ही ये काम करूँगी? अगर इस काम की फैक्ट्री होती
तो मैं अच्छे से कमाती। सुंदरी बोलती है, फैक्ट्री और वो भी हम जैसे गरीब लोगों की कैसे हो सकती है पीलू बहन। चलो मैं भी मजदूरी के लिए निकलती हूँ। रात में काम करके बबलू घर आता है तो पीलू बबलू से कहती है, बबलू जी क्या आज आप मुझे पैसे देंगे? देखिए घर की छत टूट रही है और दीवार भी तड़क गई है, इनको रिपेयर करवाना है। तो बबलू बोलता है, आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, मैं कुछ दिनों में तुम्हें पैसे दे दूंगा। दूसरों के लिए काम करने से मुनाफा नहीं होता क्योंकि लोग समय पर पैसे नहीं देते हैं। घर के लिए फर्नीचर बनाने का भी मेरा ख्याल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पीलू कहती है, कोई बात नहीं जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर मेरा और तुम्हारा काम अच्छे से चल निकले तो एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा। जी हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे, अभी तो किसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा है। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुंचता है, बबलू अब मेरे पास काम पर मत आना, मैं आपसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री से ही फर्नीचर मंगाने वाला हूँ। ये सुनकर बबलू वहाँ से दुखी होकर चला आता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बात कहता है। देखिए हम जब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे ऐसा ही होता है, क्यों ना हम अपने फर्नीचर की फैक्ट्री लगा सकते हैं, आपके पास बड़े होने का हुनर है। तो बबलू कहता है, लेकिन पीलू मैं फैक्ट्री कैसे बना सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें पता है ना ईंट, सीमेंट, लोहा ये सब कितने महंगे हैं। तो पीलू कहती है, आप इन सब महंगी चीजों से फैक्ट्री मत बनाइए, मैं तो कहती हूँ बांस की फैक्ट्री बना लेते हैं, और तो और आप सभी गरीब लोगों के लिए बांस की फैक्ट्री बना देना, जिससे सभी आपको पैसे देंगे। ठीक है पीलू, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगली सुबह बबलू जंगल जाकर बांस काट कर लेकर आता है और उन बांस को अपने औजारों से आकार दे देकर उन्हें काट लेता है। फिर सभी अलग अलग साइज के टुकड़ों को वो जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार हो जाती है। पीलू देखो ये बांस की फैक्ट्री, ये तुम्हारे कारण ही बन पाई है। तुम अगर नहीं होती तो मैं कभी भी इस तरह से नहीं सोचता। ऐसी बात नहीं है जी, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। अब हम ऐसी ही फैक्ट्रीज को बना बना कर बेचेंगे। सही कह रही हो पीलू, मैं अब लोगों से संपर्क करता हूँ। हम एक फैक्ट्री तुम्हारे लिए भी बनाएंगे जिसमें तुम अपने बांस के सजावटी सामान बनाना। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर बबलू उस फैक्ट्री को दिखाने के लिए बहुत से लोगों को लाता है। तो हरिया कहते हैं, वाह ऐसी बांस की फैक्ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू तुम बहुत ही हुनर वाले हो, अब तुम मेरे साबुन की फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। तो कड़क कहता है, मेरे कपड़े की फैक्ट्री को अगर तुम्हें इतने सस्ते दामों में बना सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें बांस की फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर देता हूँ। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। और एक दिन वो पीलू के लिए एक फैक्ट्री बना देता है। बबलू जी अब तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है और अब मैं अपनी बांस की फैक्ट्री में सजावटी सामान बनाया करूंगी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं, तरक्की करते हैं। उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके
यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं 1 साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं। कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी, अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो, तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना। मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी, ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है। बेलापुर गांव के जंगल में हर साल बहुत ठंड पड़ती थी और बर्फ गिरती थी। इस दौरान सारे पक्षी अपने लिए स्वेटर पहले से जमा कर लेते थे, लेकिन जब से इस गांव का मुखिया कड़कनाथ कौवा बना, तब से वो अपने दोस्त जाबाज चील के साथ पहले से स्वेटर का स्टॉक जमा कर लेता था और बाद में ज्यादा दामों में उसे बेचता था। कोई आवाज उठाए तो वो दोनों दादागिरी दिखाते थे और किसी की भी नहीं सुनते थे।
जाबाज जी, आपकी स्वेटर पहनने के बाद खुजली होती है और ये गर्म भी कम होती है। हरिया काका, तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए खुजली होती है और ज्यादा ठंड लगती है। मेरे स्वेटर तुम्हें पहनना है तो पहनो, नहीं तो भागो यहाँ से। मुझे अपनी स्वेटर की शिकायत नहीं सुननी है। हमारी दुकान के अलावा कहीं स्वेटर मिलेगी नहीं, समझे? उनकी इस दादागिरी से सब घबराए हुए रहते थे। एक बार पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ जंगल में रहने आती है और वो उसका पति मिलकर स्वेटर की दुकान खोल लेते हैं। पीलू घर में स्वेटर बनाती थी और बबलू दुकान में बेचता था। सुनिए जी, बहुत मुश्किल से हमने पैसे जोड़कर ये स्वेटर बुनाई का काम शुरू किए हैं। अगर सब अच्छा चला तो जल्दी ही हम अपने लिए एक दुकान खरीद लेंगे और उसके बाद खुद का घर खरीद लेंगे। हाँ पीलू, हमें आगे अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचना होगा। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ की स्वेटर को पूरे जंगल वाले पसंद करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पीलू और बंटी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पीलू की स्वेटर बहुत डिजाइनर और अच्छी क्वालिटी के ऊन से बनी होती थी, जिसके कारण औरतें और लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करते थे। कम दाम होने की वजह से सभी पक्षी उन्हीं के यहाँ स्वेटर खरीदते थे। जाबाज की दुकान में भीड़ कम लगती है। ये देखकर जाबाज गुस्से में आ जाता है और पीलू और बंटी की दुकान जाता है। सुना है तुम लोग जंगल में नए नए हो। मैं जाबाज चील हूँ, कड़क सेठ का पक्का दोस्त। तुम्हें पता नहीं है क्या, पूरे जंगल में मेरी ही स्वेटर की दुकान थी। तुम लोग स्वेटर कैसे बेचने लगे? चलो अपनी दुकान बंद करो। अरे जाबाज जी, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? आप भी अपनी स्वेटर की क्वालिटी ठीक कर लो तो इतने ठंड में ऐसे भी लोग स्वेटर खरीदेंगे ना। बंटी कबूतर, तू मुझे सिखा रहा है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और जाबाज उनकी दुकान को तोड़ फोड़ देता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ आता है। कड़क जी, आप यहाँ के मुखिया हैं। इस जाबाज चील से हमारी रक्षा करो। ये सही कह रहा है, तुम लोग कोई और काम धंधा कर लो। पीलू और बंटी समझ जाते हैं कि कड़क उनकी मदद नहीं करेगा। अब हमारा क्या होगा? बड़ी मुश्किल से हमने दुकान शुरू की थी। लोगों को हमारे स्वेटर्स कितने पसंद आ रहे थे। अब क्या हम मजदूरी करेंगे? तुम देखना पीलू, एक दिन इस जाबाज को और इस कड़क सेठ को इनके बुरे कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंडी का मौसम आ जाता है। पूरे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सुनो जाबाज, मुझे पता चला है कि इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। इस बार जंगल बर्फ से ढक जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत ठंड भी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है खड़क। तूफानी बर्फबारी में हम और भी ज्यादा पैसे कमाएंगे और ज्यादा दामों से स्वेटर बेचेंगे और कोई हमें मनमानी करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के पास स्वेटर खरीदने के लिए कोई और दुकान ही नहीं है ना। अब तो हम और भी अमीर बन जाएंगे। ये बात पीलू एक पेड़ के पीछे से सुन लेती है और तुरंत बंटी को सब कुछ बता देती है। बंटी ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो पीलू, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तब हम भी स्वेटर बेचेंगे, लेकिन कम दामों में। उसके बाद देखना कि इन दोनों बदमाशों के साथ क्या होता है। पूरा जंगल इनकी पिटाई कर देगा। जल्दी ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंडी तूफानी हवाएं चलती है और ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में कड़क और जाबाज अपनी स्वेटर बेचने के लिए निकलते हैं और गांव वालों से एक स्वेटर के 1000 रुपए वसूल करने लगते हैं। यह बहुत गलत बात है। आप हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इतनी मुसीबत में हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप 1000 की स्वेटर बेच रहे हो। क्या करे बबली, कोई और स्वेटर भी तो नहीं बनाते हैं। एक पीलू थी, उसकी दुकान भी इन्होंने बंद करवा दी। सुनो, तुम लोगों को खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। हाँ, ज्यादा हल्ला मत करो, तुम्हारी मजबूरी है तो हम क्या करें। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आ जाते हैं और अपनी स्वेटर को सिर्फ 500 रुपए में लोगों को बेचने लगते हैं। किसी किसी को तो वो 200 रुपए में भी स्वेटर दे देते
हैं। सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स ले लो। जाबाज और कड़क के घटिया स्वेटर 1000 रुपए में है। इन्हें देखो, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स। ओ हरिया काका, बबली दीदी, यहाँ आओ। अरे तुम दोनों फिर से आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। तुम्हें दोनों को बर्फ में फेंक देना पड़ेगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। उनकी धमकी सुनकर पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। तुम दोनों बदमाश इतनी ही बड़ी मुसीबत में भी लोगों को लूट रहे हो अपनी घटिया और सस्ते क्वालिटी की स्वेटर से, और इन भले बंटी और पीलू को धमकी दे रहे हो। इन्हें पकड़कर पीट दो। गुस्से में लोग जाबाज और कड़क की स्वेटर की दुकान तोड़ फोड़ देते हैं। जाबाज और कड़क की बहुत पिटाई करते हैं। हमें माफ कर दो गांव वालों, हमने तुम सबको बहुत लूटा है। मैं और कड़क तुम्हारे लिए सेवा करेंगे। हाँ हाँ, अब से हम दोनों सुधर जाएंगे और किसी को भी तंग नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी मुसीबत में साथ देने के बजाय तुम्हें डराते धमकाते रहे। हमें माफ कर दो। थोड़े दिनों बाद तूफान और बर्फबारी रुक जाती है। पीलू और बंटी स्वेटर्स बनाना जारी रखते हैं। बंटी जी, हमारी दुकान आसपास के जंगल में भी फेमस हो गई है। अब तो बहुत ग्राहक आने लगे हैं और अब हम अपनी खुद की बड़ी दुकान खोलेंगे और घर भी लेंगे। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप कड़क और जाबाज को सही समय पर सही जवाब दिए। ये सब तुम्हारी मेहनत और गांव वालों की प्यार की नतीजा है पीलू। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। चंपक वन में सुंदर एक गरीब धोबी था। वो लोगों के कपड़े धोता था और कपड़े प्रेस करके पैसे कमाता था। सुंदर शिव जी का भक्त था। वो हर दिन शिव जी को जल चढ़ाता था, बेलपत्री अर्पित करता था। सुंदर की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर दिन अपने स्त्री को शिव जी के सामने रखकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद काम शुरू करता था। सुंदर अपने बेटे बंटी और बबलू पीलू के साथ रहता था। एक दिन काम करते करते बेहोश हो जाता है। उसे डॉक्टर अब से काम करने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन इस दुर्घटना में उसकी स्त्री टूट जाती है। पिताजी, आपकी तबीयत खराब हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि एक नहीं सुनते। आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनसे कहिए ना कि इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए और ये काम करने लगे। बेटी, इस बात के लिए शिव जी को तकलीफ नहीं देते हैं। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। बंटी बेटा, शिव शंभू का आशीर्वाद ले और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा। तू कुछ कमाता नहीं है और अब मेरी तबीयत के कारण मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तू अपने लिए स्त्री खरीद ले। पिताजी, आपके जमाने में ये सब चलता था, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। आप किसी का कहना नहीं मानते हो। आप बहुत जिद्दी हो। ये नहीं तो कोई और काम शुरू कर दो। लेकिन बंटी उनकी बात नहीं मानता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू दुखी हो जाती है तो सुंदर शिव के पास उसको लेकर जाता है। हे भगवान शिव जी, मुझे पता है ये सब आपकी लीला है प्रभु। आप मेरी बहू की प्रार्थना सुनिए। हे शिव शंभू, कृपा करके मेरे पति को सही रास्ते में लाइए। ऐसे में तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। कृपा करे प्रभु। और शिव जी उसकी भावनाओं को सुनकर प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, सुंदर, मेरा बहुत प्यारे भक्त हो आप। बेटी, तू चिंता मत कर। मैं अपने परम भक्त के बेटे को भटकने नहीं दूंगा। मैं उसका कल्याण करूंगा। जो हो भोलेनाथ, आपकी जय हो शिव शंभू। जय हो शिव शंभू जी की। और ऐसे ही एक दिन बंटी जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, क्या तुम्हारा नाम बंटी है? प्रणाम साधु महाराज जी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो तुम्हारे पिताजी सुंदर का भी नाम पता है और तुम्हारी पत्नी पीलू का भी नाम पता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो?
अगर करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। साधु महाराज, आपको नाराज करके मैं शाप नहीं लूंगा, बताइए क्या काम है। और फिर साधु के कहने पर बंटी पत्थर लेकर आता है और साधु के कहने पर वो अलग अलग औजार लेकर उस पत्थर को तराशने लगता है। साधु उसे एक पत्थर की इस्त्री बनवा लेता है और फिर उसे कोयला मंगवाकर उसको इस्त्री करवाने के लिए लगा देते हैं। कुछ दिन डर के कारण बंटी इस्त्री करने लगता है और फिर उससे कमाई होने लगती है। फिर एक दिन बंटी साधु से कहता है, साधु बाबा, आपने तो मुझे प्रेस करवाने वाला बना दिया। बंटी, क्या तुम्हें अपने पिता का ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं है? तुम डर के कारण मेहनत किए क्या तुम रोज काम नहीं कर सकते हो? आप कौन हैं? और साधु जी की जगह शिव शंभू प्रकट हो जाते हैं। शिव शंभू जी, माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी मेरे भक्त है, तुम्हारी पत्नी मेरी भक्ति की, मैं तुम्हारी दुर्गति होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए काम शुरू करो बेटा। घर के लिए, परिवार के लिए और अपना फर्ज निभाओ, मेरा आशीर्वाद है। हे शिव जी, मैं अपने पिताजी को तकलीफ दिया, अपनी पत्नी को तकलीफ दिया, अब आपके आशीर्वाद से मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा और घर का ख्याल रखूँगा। इसके बाद बंटी अपना पत्थर के प्रेस से कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर देता है। अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखता है। अब से वो पीलू और सुंदर के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन अभिषेक करता था। पीलू बहुत खुश हो जाती है और शिव जी को धन्यवाद देती है। बेटा, तू तो शिव जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब तू पत्थर की इस्त्री बनाने का काम भी शुरू कर दे। जी पिताजी, आपका ख्याल सही है। भोलेनाथ शिव शंभू महाराज जी की जय हो। और बंटी पत्थर का प्रेस बनाने का काम शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही सफल हो जाता है। शिव शंभू जी की आशीर्वाद से उनकी आराधना करते हुए बंटी और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है।
लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था, इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।